मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर चाइना का सैटेलाइट गिर गया तो हमारी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वगैरह चाइना में घुस जाएगी, तो चाइना को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये सैटेलाइट गिरे, चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उसकी निगरानी, सर्वेलांस में। और इसके बाद जो सबसे तेज एक्शन लेता है, देखिए सैटेलाइट गिर गया तो चाइना की मिसाइलें भी काम नहीं कर सकती है। और उसके बाद अचानक जो चाइना के जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टियां, इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। जो तिब्बत और सिंजियांग का एरिया जो भारत से लगता है, इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। हम लोग को मेन चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे एयर स्ट्रिप टूट गए, चाइनीज विमान हवा में उड़ान नहीं भर सकते बिना एयरपोर्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग को चाइना के पावर ग्रिड पर हमला करना है। चाइना में दो सबसे बड़े पावर ग्रिड है जो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अगर हम इस पावर ग्रिड को गिरा दिए, एक भी बम गिरा ना पावर ग्रिड पे, पूरा चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके अंदर बिजली कट जाएगी। आप सोचिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बिजली कट जाएगी, हर एक चीज ठप हो जाएंगे, कितना आपका इन्वर्टर बैकअप पावर देगा। तो जैसे ये बिजली ठप होगी, पावर बैकअप के अभाव पर जो छोटे मोटे रडार हैं, इनको भी पावर नहीं मिल पाएगा, वो भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद चाइना का जो सबसे बड़ा डिपो है, जितने बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो हैं, इन डिपो को उड़ा देना चाहिए। इस डिपो को उड़ाने पे डबल फायदा होगा। एक, उसका पेट्रोल जाएगा, दूसरा ये खुद उसके लिए एटम बम साबित होगा, ये खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा और अगल बगल में अफरा तफरी मिल जाएगी। इसके बाद चाइना अपने रेल नेटवर्क की मदद से सोचेगा अपनी सेना को जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत को तुरंत उसके जो मेन रेलवे जंक्शन है, जहां ज्यादा रेलवे आके जुड़ती है, उन रेलवे जंक्शन को ध्वस्त करना चाहिए, ताकि रेल जो है तेजी से नहीं आ सके। क्योंकि एयरपोर्ट के बाद चाइना अपना मेन फोकस करेगा रेलवे के थ्रू, तो रेलवे को ध्वस्त कर देना चाहिए तुरंत। स्ट्रेटेजिक फोर्सों को और एयरफोर्स के द्वारा उसके बड़े बड़े जितने भी सड़क पर बनाए गए पुल हैं, इसको ध्वस्त करना चाहिए। क्योंकि चाइना का एरिया पहाड़ों वाला एरिया है और वहां हमेशा हर 10-15 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज तोड़ दीजिएगा तो 2-3 महीना से कम समय में बनेगा ही नहीं, इतने में तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने से चाइना की बढ़त रुक जाएगी। इन 6 हमले से चाइना का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। उसके बाद जो चाइना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां तोप, गोले, बारूद कारखाने, ये सब के जो कारखाने हैं, जहां बंदूकें बनती हैं, उन सब पे तुरंत ध्वस्त करके हमला से उड़ा देना चाहिए। इससे जो उसका बैकअप सपोर्ट था, ये टूट जाएगा और बैकअप टूटने के बाद उसे इस विषम परिस्थिति में कोई दुनिया मदद नहीं करेगी। और चाइना जो सबसे ज्यादा कूदता है अपने व्यापार पे ना, उसके व्यापार को समुद्र के रास्ते होते हैं, उसके जितने भी बड़े बंदरगाह हैं, उस पर तेजी से हमला करके एक साथ तोड़ देना चाहिए इन सबको। हमारे हिसाब से चाइना की इन 8 जगहों पर हमला करेंगे, चाइना की कमर टूट जाएगी। लेकिन चाइना हमको अपनी केवल मजबूत चीजों को दिखाता है कि हमारे पास 21 लाख आर्मी है। अरे कोई आर्मी धरी की धरी रह जाएगी ससुराई, तुम्हारा ये 8 चीज टूट गया ना, तो तुम देखा ना 21 लाख फौज है कि 21 करोड़ है, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया है। इजराइल ने 6 दिन की लड़ाई में पूरी अरब देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों को हरा दिया था। ना कोई उसका साथी था, ना पूरे पड़ोसी उसके दुश्मन थे सब। इसके बावजूद उसने पूरे अपने अरब देश के दुश्मनों को धूल चटा दिया, चाहे वो उसके अगल बगल का मिस्र हो, सीरिया हो, लेबनान हो, सबको हरा दिया। और इजराइल वो सारे हथियार, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हर एक रणनीति तैयार है। अतः भारत अगर इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे। लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है कि हमको आर्मी से लड़ना है, एयरफोर्स से लड़ना है, अभी मेंटली लड़ना है। पहले ये थूर दीजिए और उसके बाद एक आर्मी आओ। सोचा तो आप बहुत ज्यादा टाइम करना, ले आओ टैंक उठा के हम लोग यहाँ खूंटा में बांधेंगे टाइम को। देखिए, अगर चाइना पर इस तरह से हमला होगा तो अगले 100 साल तक चाइना खड़ा नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमें तुरंत चाइना के इंतरी भाग में, यानी उसके तिब्बत में विद्रोह खड़ा करके तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। अभी दलाई लामा ने भी कहा है भारत को कि अगर भारत तिब्बत को स्वतंत्र कराएगा तो तिब्बत भारत का साथ देगा। तो तिब्बत पे तुरंत इस तरह से एक्शन ले लेना चाहिए। तो भारत को तिब्बत के मामले को भी जोर से उठाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया ले लिए हैं और हम चाहते हैं वो 100 रुपया हम हड़प ले, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? जब वो आदमी मिले ना, तो हमको कहना चाहिए हमारा 1000 रुपया दो, हमारा 1000 रुपया दो। आदमी कहेगा कैसा 1000, कैसा 1000? पंचायत बैठेगा तो फिर हो गया, चलो भाई 1000 का मैटर नहीं है, और पीछे वाला 100 रुपया गायब हो गया। इसीलिए भारत को तुरंत तिब्बत और ताइवान के मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना उसी में उलझ जाए, लद्दाख है, सब का मैटर नहीं उलझे। चाइना को खाली छोड़ेंगे तो फिर वो आपको बर्बाद करेगा। अतः हमारे नीति निर्देशकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनी सेना को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमें चाइना की इन 8 जगहों पर एक ही बार हमला करना है, जिस तरह से इजराइल ने किया था। और उसके बाद तिब्बत के मैटर को हाईलाइट करके तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहिए। और हमारे नीति निर्देशकों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि तोप टैंक का जमाना अब पुराना हो गया, अब आपका मेंटली लड़ाई लड़ेगी। अभी भारत के पास 2 सबसे घातक हथियार है। आप देखिए सबसे घातक हथियार हमारे पास कौन है? अभी जो भारत के कमाल संभाले ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला है। देखिए नरेंद्र मोदी का डिसीजन कितना तगड़ा था कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, और वो लोग भी मरे हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिका का न्यूज है। उसने कहा है कि हमने क्लोज मॉनिटरिंग की है। अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है कि चाइना के गलवान घाटी के एरिया में चाइना ने एम्बुलेंस और एयरलिफ्ट से अपनी लाशों को उठाकर ले गया, और चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको
ज़्यादा हम संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोया हाथ से पकड़ के मुर्गियां ईट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। इतनी तो होते हैं चाइनीज। जब भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके सामने। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहे तो आधे घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया है कि इस गलवान घाटी में जो हुआ विवाद के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं इसमें काफी ज्यादा दरार देखने को मिलेगी। अर्थात भारत व्यापार के क्षेत्र पर भी उसका विरोध करेगा। और दूसरी जो बात है हम मोदी जी से कहेंगे अभी कुछ समय के लिए जो भारत के रक्षा मंत्री है ना वो योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना साफे खत्म हो जाएगा। फिर चाइना नहीं कहेगा कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को मानिए। अभी वर्तमान में यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं एक बात बताइए ना, अभी जो स्थिति है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमारा नेतृत्व कर रहा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे कि अभी याद करेंगे नेहरू ऐसे थे वो ऐसे थे? अरे हमको आपको सबको इस समय अपनी सेना के साथ अपने नेतृत्व के साथ एकदम खड़े रखना है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, अलग पार्टी की हो सकते हैं, लेकिन अभी बॉर्डर पे जो चल रहा है हमको आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कटा जाएंगे लोग एक एक करके। क्योंकि जब चाइना घुसेगा ना काटना चालू करेगा तो नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के, किस जाति के, किस पार्टी के रहने वाले हैं। बंदूक किसी के सीना नहीं पूछ के जाती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि किस जाति को, काट के रख देगा एक साथ। इसलिए अभी भी समझ जाइए अभी भी हमको अपनी सेना के साथ सरकार के साथ डट के खड़ा रहना है। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो हम एक एक सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया था हर चीज को, लेकिन अभी पूछना गलत है। देखिए अगर आपको लगता है हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो गलत बात है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है अभी इन्हीं से संभलेगा। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताइए ना कि कौन किससे संभलेगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी हमको हर हाल में साथ देना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम मिसाइलों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अभी हम केवल दोनों की क्षमता की तुलना कर रहे थे, ना कि उनकी स्पेसिफिकेशन की। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सरफेस टू सरफेस, LRSAM, ये सब क्या मिसाइल होती है, इसमें क्या अंतर है, इसको समझा देंगे। साथ ही दोनों देशों के जो जहाज हैं या जो हेलीकॉप्टर है या जो भी फाइटर प्लेन है उसको 1 to 1 रख के तुलना भी कर सकते हैं कि इसका डिस्क कैपेसिटी कितना है, इसकी सर्विस सीलिंग कितनी है, इसमें हॉट स्पॉट कितने जगह पे लगाएंगे, इसमें किस तरह का रडार है। इस सब के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक एक चीज की तुलना करा देंगे। अगर इसमें करते तो वीडियो 4 घंटा का हो जाता, काफी लंबा हो जाता। हमारे हिसाब से भारत को भी इजराइल की नीति अपनानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना के 8 जगहों पर हमको टारगेट लेकर रखना चाहिए कि नहीं, कि रातों रात हम हमला कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि उन 8 जगहों पर हमला करने के बाद क्या चाइना खड़ा हो सकता है? चाइना पूरी दुनिया में कोरोना बांट दिया। हमारे ख्याल से जो अन्य बॉर्डर पे है ना, भारत सरकार को हॉस्पिटल से उठा कोरोना मरीज को वर्दी पहना के घुसा देना चाहिए चाइना बॉर्डर पे। लो ससुरा धकिया, देखो तू ससुरा कोरोना बांटा, हम वो बांट देंगे तुरा यहाँ पे। चाइना शराफत से सुधरेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।